नमल। आसमान पे सूरज सुनहरी तारों का जाल बनकर सबके सरों पे ताने खड़ा था। मोरजाल की सब्ज बेलें इस धूप में झुलस रही थी। हालांकि अभी सुबह भी पूरी तरह बासी नहीं हुई थी। किचन की खिड़की से झांको तो ब्लाइंड्स के पैनल से गोल मेज दिखाई देती थी, जिसके गिर्द वो दोनों बैठे थे। जुमर स्याह कोट पहने, घुंघरैले बाल आधे बांधे, चाय की घूंट भरती गौर से शादी को देख रही थी, जो कतरे गुमसुम सा बैठा था। गहरे सब्ज कुर्ते में मलबूस गीले बाल ब्रश किए और ताज़ा दम और तैयार था। अलबत्ता आंखें उदास थीं। गायब दिमागी से कप के मुंह पे दायरे में उंगली फेर रहा था। जुमर ने नरमी से उसे पुकारा, साथी। वो चौंक कर उसे देखने लगा। आज कटहरे में खड़े होगे और तुमसे जरा की जाएगी। तुम नर्वस हो? नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। ये मौका आना था जब तुमने इस अदालती जंग शुरू करने का फैसला किया था। मैंने तभी तुम्हें बता दिया था कि ये मौका आएगा। तुम्हें कटहरे में जाना होगा। पहले मैं तुमसे सवाल करूँगी, फिर वो तुमसे जरा करेगा। तुम खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो ये तुम पे मुनहसर है। मैं ठीक हूँ और मैं ठीक ही रखूँगा खुद को। वो ज़रा सा मुस्कुराया। कोई भी सवाल जिसका जवाब मुश्किल लगे तो कहना मुझे याद नहीं। जिस सवाल के जवाब में सच न बोलना हो तो कहना जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था, और फिर इंटरव्यू वाली लाइन दोहरा देना। ये गलत बयानी तो होगी ना? पता नहीं मुझ में और हाशिम में क्या फ़र्क रह जाएगा जब हम दोनों झूठ बोलेंगे। वो तल्खी से बोला, मोहतात अल्फाज का चुनाव झूठ बोलना नहीं होता कानून में, और हमें एक पूरे माशरे को ऐसे लोगों से पाक करने के लिए इन छोटे मोटे लेयर ईवल्स का इंतखाब करना पड़ता है। सही, खुद को बहलाने का यह ख्याल अच्छा है। खैर, उसने सर हिलाते हुए गहरी सांस ली। और अगर उसने मुझसे कुछ ऐसा पूछा जो जो मैंने आपको भी न बताया हो, तब? जुमर चंद लम्हे उसकी भूरी आंखों में देखती रही। तुमने मुझे क्या नहीं बताया? सदी ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर शाने उचकाए। मुझे याद नहीं। वो दोनों हंस पड़े, मगर वो ज़रा फिक्रमंद हो गई थी। वकील से कुछ नहीं छुपाते साथी, मुझे बताओ। वो आखिरी घूंट भरते हुए उठ खड़ा हुआ और फिर कप रख कर बोला, जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था, मुझे याद नहीं। अगर तुमसे कुछ ऐसा हुआ है जो जुर्म के ज़ुमरे में आता है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन अगर उसने मुझसे इस बारे में पूछा तो मुझे क्या कहना चाहिए? सच बोलना, बिल्कुल सच। वो ताकीद करके उठ गई। जब वो बैग और फ़ोन लिए लाउंज में आई तो सामने खुलते नुसरत के कमरे में खड़ी हुनैन तैयार होती नजर आ रही थी। फारिस भी करीब में नुसरत के साथ सोफे पे बैठा था। जुमर चौखट पर ठहरी तो हुनैन ने उसे देखा। फ़ौरन बोली, मैं आज भी कोर्ट जाऊंगी, प्लीज़, कोई मना नहीं करेगा। जब आप वो जाली ईमेल दिखाएंगी तो मुझे हाशिम का चेहरा देखना है। और वो जानती थी वो इस मौके पे अपने हाथ पे क्या लिखकर उसे दिखाएगी। सोचकर ही मज़ा आता था, सोचकर ही तकलीफ़ होती थी। हाँ, आ जाओ। फिर फारिस को देखा। तुम नहीं आओगे? मूड नहीं है, उसने लापरवाही से शाने उचकाए। जुम्मन ने गहरी सांस ली। पता नहीं तुम कब इस ट्रायल को संजीदा लोगे, जिस दिन तुम लोग ये ट्रायल हार जाओगे। वो तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला था। जुमर करके बाहर निकल गई। नुसरत ने खफकी से उसे देखा। मुंह से बदफाल न निकाला करो। क्यों हारे हैं वो मुकदमा? दुआ किया करो कि जीत जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो बुरा सा मुँह बनाकर चुप हो गया। नुसरत उठ गई तो बाल ब्रश करती हुनैन उसकी तरफ घूमी। वो पैर मेज़ पे रखे नीम दराज सा आंखें छत में मरकूज किए किसी सोच में लगता था। आपको लगता है हम हाशिम को अदालत में कभी मात नहीं दे सकते? वारिस ने नज़र उठाकर उसे देखा। मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है। ये जो कोर्ट में सारे जज बैठे होते हैं ना, ये इस बात का फैसला नहीं करते कि कौन सच्चा है। इस बात का फैसला करते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा झूठ बोलता है। मगर बजाय उनकी मुखालफत करने की हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तुम करो, मैं देर से आऊँगा। उसने सर झटका। बाहर कोर्ट जाने की तैयारी का शोर मच चुका था। कसरे कारदार का लान इस सुबह बारौनक लग रहा था। मुलाजमों की आमदोरफ्त लगी हुई थी। शेरीन घूम फिर कर इवेंट ऑर्गेनाइज़र को समझा रही थी कि उसे कौन सी चीज़ कहाँ चाहिए। उसके सुनहरी बाल पिछले साल की बनिस्बत लंबे हो गए थे और ऊंची पौने की सूरत गर्दन की पुश्त पे झूल रहे थे। माथे पे बल लिए और नाक चढ़ाए वो सोनिया की सालगिरह की दावत के तमाम इंतजामात देख रही थी। अंदर डाइनिंग हॉल में बैठी जवाहरात चम्मच लिए दलिए के प्याले में हिलाती मुस्कुराती नज़रों से बाहर देख रही थी। एक फातिहाना नज़र अपने मुकाबिल बैठे नौशरवान पे डाली।
हाशिम अब सरबराही कुर्सी पे बैठता था और वो दोनों उसके दाएं बाएं। नौशरवान सूट में मलबूस बेदिली से सर झुकाए बैठा था। जवाहरात को पिछले बरस के ये दिन याद आए, तब शीरी के लिए कैसे वो बेचैन रहता था। शुक्र है ये भूत तो उतरा। तो आज सादी यूसुफ टहरे पे आएगा और उससे जरा की जाएगी। उसने शादी का जिक्र छेड़ा। आज भी नौशरवान का हलक तक कड़वा होगा, मगर वो इजहार नहीं कर सका। आज उसे गोली मारने की ख्वाहिश भी नहीं हुई। गोली मार के देख ली थी, कोई फ़ायदा ना था। हाँ, आज हम हिकायत शादी सुनेंगे, हाशिम ने तंजन कहा था। तुम्हें यकीन है वो झूठ नहीं बोलेगा? वो सादी है, वो स्टैंड पे झूठ नहीं बोलेगा। हाशिम फ़ोन देखते हुए उठ गया था। वो उसे ज़रूरत भी नहीं है। वो डाइनिंग हॉल अबूर करके लाउंज तक आया था जब सामने से रईसता दिखाई दिया। उसके तासुरात देखकर हाशिम रुक गया। लाउंज के कोने में कुर्सी पर बैठे लैपटॉप सामने रखकर काम करते अहमद शफी की हिसियात भी उधर ही मुतवज्जे हो गई। सर, ये देखें, कोलंबो से हमारी टीम को मिला है। हाशिम ने कागज़ पकड़ते हुए जेब से ऐनक निकाली। क्या है ये? फसी की लाश मिल गई है। गवाहों के मुताबिक वो सादी यूसुफ को कत्ल करने गया था, मगर सादी ने उसे मार डाला। फसी अब सिर्फ गायब नहीं है, वो मर चुका है। रईस की आवाज़ ने जहाँ हाशिम को चौंकाया, वहाँ दलिया मज़े और इत्मीनान से खाती जवाहरात के हाथों से चम्मच फिसला। उसका रंग फक हुआ था। नौशरवान भी सर उठाकर देखने लगा। दैट्स गुड। हाशिम दिलचस्पी से कागज़ देख रहा था, लेकिन फसी को उसे जिंदा गिरफ्तार करने का हुक्म था। उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की? हारून साहब से बात की है, वो खुद शॉक्ड हैं। फसी उनका दायां हाथ था, वो कभी भी उसको मौत की तरफ नहीं धकेलेंगे। फिर फसी क्यों मारना चाहता था साथी को? सेल्फ डिफेंस के अलावा तो साथी उसे कभी कत्ल नहीं करेगा। वो सर झुकाए कागज़ पे पढ़ता, सोचते हुए लहजे में कह रहा था, कोई ठोस सबूत है कि फसी को साथी नहीं मारा है? कॉफ़ी शॉप की मालकिन ने बताया है कि वो उसके साथ निकला था। सीसीटीवी फुटेज में भी फसी उसको यरगमाल बनाकर आगे ले जाता दिखाई दिया था, मगर बाद में सादी जिंदा सलामत वापस आ गया और फसी की मस्क शुदा लाश मिली है। अहमद चेहरा उठाए हक्का बक्का सा देख रहा था। दूर बैठी जवाहरात बेइख्तियार अपनी गर्दन की पुश्त हाथ से दबाने लगी। फिर उसने सेल उठाया और अब्दार को मैसेज लिखा। मुझे मेरी अमानत आज रात तक मिल जानी चाहिए। हवा के दोष पे वो पैगाम उड़ता हुआ पहाड़, झील, सरसब्ज मैदान अबूर करता हारून उबैद की रिहाइशगाह की दीवारों के पार घुसा और अब्दार की बेड साइड टेबल पर रखे मोबाइल को चमका गया। थरथराहट से उसने लिहाफ हटाया। सुर्ख सिल्की बाल तकिए पे बिखरे हुए थे। वो उनको चेहरे से हटाती उठी और मोबाइल हाथ में लेकर देखने लगी। पैगाम पढ़कर उसने कुछ नहीं लिखा, जैसे तवज्जो ही न दी हो। आदतन कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और आदतन फारिस के नाम पे क्लिक किया। उसका लास्ट सीन देखा, अंदाज़ा लगाया कि वो अब क्या कर रहा होगा और मुस्कुराकर फ़ोन रखने लगी। एकदम एक ख्याल आया, बिल्ली सी आंखों में चमक उभरी। लब दांतों में दबाए उसने पैगाम लिखा। याद है फारिस, मैंने आपको बताया था कि मलका ने दोनों कैदियों के कत्ल का हुक्म दिया है। मेरे पास सबूत है, अगर चाहें तो आज डिनर पे आपका इंतज़ार करूँगी। और पैगाम भेज दिया। लबों पे मुस्कुराहट खेल रही थी। अब तो वो ज़रूर आएगा, उसे यकीन था। कोर्ट रूम में अवाखिर अप्रैल की धूप खिड़कियों से छन कर अंदर गिर रही थी। सादी यूसुफ टहरे में खड़ा था और जुमर उसके सामने थी, चंद कदम नीचे। उससे सवालात पूछ रही थी। प्लीज़ रिकॉर्ड के लिए अपना नाम बताइए। सादी जुल्फ़िकार यूसुफ खान। आप कहाँ पैदा हुए थे? वो संजीदगी से रस्मी कार्रवाई दोहरा रही थी। हाशिम खामोशी से उसे सुन रहा था। उसके साथ रखी अहमद की कुर्सी खाली थी। बाहर कचहरी के हजूम में एक राहदारी में अहमद आगे बढ़ता जा रहा था। तेज़ तेज़ हजूम में बिल्कुल गुम, एहतियात से आगे पीछे भी देख लेता था। फिर तेज़ी से एक मोड़ मुड़कर वो कमरे में दाखिल हुआ। ये एक खाली कोर्ट रूम था। कुर्सियाँ और मेज़ें उल्टी सीधी पड़ी थीं। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और फूले सांस के साथ वापस घूमा। सामने एक कुर्सी पर टांग चढ़ाए फारिस बैठा था। मुंह में मुसलसल कुछ चबा रहा था। सर से पैर तक हाँफते हुए अमर का जायज़ा लिया। इतनी क्या इमरजेंसी थी स्टपनी? तुम्हारे मालिक आस पास ही हैं। एक मसला हो गया है, बल्कि दो मसले। वो कुर्सी को फारिस के सामने रखता उस पर बैठा और आगे को झुककर हाथ बाहम फंसाए पेशानी पे परेशानी लिए उसे बताने लगा। क्या हुआ है? फारिस ने गहरी सांस ली। हाशिम के पास अदालत में पेश करने के लिए ख़तरनाक मवाद है। फारिस ने हाथ जलाकर गोया नाक से मक्खी उड़ाई। अदालत की परवाह किसे है? गाजी, तुम्हें इस केस को सीरियस लेना होगा। हाशिम के पास सबूत हैं कि सादी ने 2 कत्ल किए हैं और कुछ देर बाद वो अदालत में सदी से ये बात पूछेगा।
फारिस का मुसलसल हिलता मुंह रुका। वो एकदम सीधा होकर बैठा। 2 कत्ल? उसे धचका लगा था। हारून उबैद के मुलाजिम फसी की लाश मिल गई है। यानी शाहिदीन ने सादी को उसके साथ देखा था। उसे सादी ने मारा है। ऐसा नहीं हो सकता। वो शिद्दत हैरत से अकलाया। ऐसा हो चुका है। तुम लोगों को सादी को ये बात बतानी होगी ताकि वो ज़हनी तौर पे तैयार रहे। 2 कत्ल? वो अभी भी यकीनी से दोहरा रहा था। फिर नफ़ीम ने सर हिलाया। ये मेरे जाने के बाद हुआ होगा। मुझे उसे वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था। और तुमने उसे मशवरा दिया था अफ़गानिस्तान के रास्ते से मुल्क आने का। फारिस बिल्कुल साकिन सा रह गया। तुम्हें कैसे पता? किसी ने सादी का पासपोर्ट हाशिम को भेजा है। उस पर सादी का नाम हैदर हुमायूं खान है और उससे वाज़ेह होता है कि वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से आया है वापस। फारिस बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाने लगा। ये नामुमकिन है। सादी अपना पासपोर्ट डिस्पोज ऑफ कर चुका है। किसी ने उसके पासपोर्ट के टुकड़े जमा करके हाशिम को भेज दिए हैं। अफ़गानिस्तान के ज़रिए आने का फ़ैसला दुरुस्त था, लेकिन अब ये चीज़ उसको दहशतगर्द भी साबित कर सकती है। तुम्हें इस केस को सीरियस लेना होगा। ये नहीं हो सकता। वो अब उठ खड़ा हुआ था, बार बार पेशानी छूता था, नफ़ी में सर हिलाता था। सादी का पासपोर्ट उनके हाथ नहीं लग सकता। सादी ने खुद मुझे बताया कि वो उसे ख़त्म कर चुका है। सादी ऐसा गैर जिम्मेदार नहीं है, मगर अब ऐसा हो चुका है। मैंने खुद वो फटा हुआ पासपोर्ट देखा है और हाशिम ने मुझे उसका मैसेज दिखाकर उसे ट्रेस करने का कहा, मगर मैं नहीं कर सका। उस शख्स का नंबर मुकम्मल तौर पे इनक्रिप्टेड है। तुम्हें अब कुछ करना होगा, क्योंकि कोई है जो उसे शादी के बारे में मालूमात दे रहा है और ये तुम्हारे करीब का कोई बंदा है। फारिस ने चौंक कर उसे देखा। नागवारी से उसके माथे पे बाल पड़े। उसे जैसे बुरा लगा था। हमारे करीब ऐसा कोई बंदा नहीं है जो हमारे साथ यूं धोखा करे। सबके करीब धोखेबाज होते हैं। मैं भी तो हाशिम से इस वक्त धोखा ही कर रहा हूँ ना? नहीं, उसने कतियत से नफ़ी में सर हिलाया। वो शदीद डिस्टर्ब लग रहा था। हमारे करीब ऐसा कोई नहीं है। ये हाशिम का कोई बंदा है। मिसेज उमर ने मुझे बताया था कि 2 माह पहले तुम्हारी भांजी के कमरे से वो मेमोरी कार्ड चोरी हो गया था जिसमें मेरा अमालनामा मौजूद है। वो यकीनन कारदार्स का भेजा हुआ कोई बंदा होगा। मैंने बहुत ढूंढा मगर कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि हमारे घर में से कोई ऐसा कर सकता है। हाँ, हो सकता है ये बाहर का कोई बंदा हो, मगर मैं जानता हूँ कि उसे कैसे पता चला होगा कि ये कार्ड तुम्हारी भांजी ने कहाँ रखा है। अमर ने गहरी सांस लेकर कहा। उन्होंने कार्ड की फाइल देखते ही मुझे कॉल की थी। कारदार्स के अलावा भी यकीनन कोई तुम्हारे फ़ोन टैप कर रहा होगा। इस कॉल के बाद हो सकता है कि उसने हुनैन के लैपटॉप को रेड करके उसका वेब कैमरा ऑन कर लिया हो। आजकल ये बहुत आसान है और उसने देख लिया हो कि हुनैन अपने कमरे में वो कार्ड कहाँ रख रही है। अब के फारिस ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। कहीं ये सब तुम तो नहीं कर रहे? फिर से उसे सर से पांव तक देखा। हुनैन ने कहा था। उसने सुर्ख मफलर वाले आदमी का कद छोटा था। अल्लाह को मानो, मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है? अहमर बुरा मान गया था। और अगर मैं ये करता तो फिर अपनी जान पे खेलकर तुम्हें आगाह करने क्यों आता? सती कहता है कि उसकी यूएसबी की फाइल डिलीट कर दी गई। अब उसमें सिर्फ फ्रोज़न पड़ी है। सादी का एयरपोर्ट से पीछा किया जाता है और उसका पासपोर्ट चोरी किया जाता है। हुनैन के कमरे से एक कार्ड चोरी हो जाता है। गाजी, ये तुम्हारे करीब का कोई बंदा है। वो पुरयकीन था। फारिस के कान सुर्ख हो गए और वो शदीद बेबस और गुस्से में नजर आ रहा था। वो जो भी है मैं उसे ढूंढ लूँगा और मैं वाकई उसकी जान ले लूँगा। और केस का क्या करोगे? नौशरवान को सज़ा दिलवानी है या नहीं? फारिस चंद लम्हे चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर एक कदम से बोला। पहले मुझे इस केस में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब अगर हाशिम इस तरह के ऊँचे कंधे पर उतर आया है तो ठीक है। हम सब मिलकर इस केस में उसको टफ टाइम देंगे। गुड, आमिर ने मुस्कुराकर उसका शाना थपकाया। फारिस ने अपना कंधा बेजारी से पीछे किया। अब जाओ, तुम्हारी मालकिन तुम्हें मिस कर रही होगी। आमिर जाते जाते मुड़ा और तन कर उसे देखा। जाहिर है मुलाजिम पेशा आदमी हूँ, मगर सॉरी, तुम जैसे जॉबलेस फारिग लोग क्या जाने कि मुलाजमत क्या चीज़ होती है। जा जा, दिमाग ना खराब कर मेरा। उसने गुस्से से दरवाजे की तरफ इशारा किया था। वो शदीद मुस्तरब नजर आ रहा था। योर विटनेस जुमर कटहरे के सामने से नीचे उतर आई थी और हाशिम को इशारा किया था। अब गवाह उसका था, जैसे चाहे जरा करे। जब वो नीचे उतर कर आ बैठी तो पीछे से किसी ने उसे ठोका दिया। उसने मुड़कर देखा। पिछले नशिस्तों पे फारिस आ बैठा था और उसके कहने पे हुनैन उठकर जंगले तक आई थी और पेन से जुमर के कंधे को छूकर उस तरफ तवज्जो दिला रही थी। जुमर ने फारिस को देखा। वो कदरे मुस्तरब सा उसे इशारे में कुछ बता रहा था।
زمر نے لبوں پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور واپس گھوم گئی۔ چڑیل، وہ بے بسی سے بڑبڑایا تھا۔ زمر پرواہ کیے بغیر سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں ہاشم صدی کے مقابل مگر چند قدم نیچے کھڑا۔ مسکراتے ہوئے اس نے چند کاغذات آگے لہرائے۔ کیا آپ کمار نامی اس سنہالی باشندے کو جانتے ہیں؟ یا کیا آپ فصیح نامی اس پاکستانی باشندے کو جانتے ہیں صدیق یوسف؟ کیونکہ ہمارے پاس متصدقہ اطلاعات ہیں کہ کمار کو زہر کا ٹیکہ لگا کر اور فصیح کو گردن توڑ کر آپ نے قتل کیا ہے۔ کیا آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے انٹرویو کا حوالہ دیے بغیر بتائیں گے کہ آپ ان دونوں کے قاتل ہیں یا نہیں؟